तो आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट प्रारंभ करने जा रहे हैं, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस सब्जेक्ट को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू समझते हैं, विषय वस्तु है समझ। देखो, किसी भी देश को या किसी भी देश के शासन प्रशासन को सुचारू सुसंगठित ढंग से चलाने के लिए नियमों की एक व्यवस्था बनानी होती है, जिसे उस देश का संविधान कहते हैं। जैसे आप घर में रहते हो तो घर में भी रहने के कुछ रूल्स हैं। आप असंगठित ढंग से नहीं रह सकते, नहीं तो सदस्यों के बीच क्या होगा, झगड़ा होगा, मन मुटाव रहेगा। तो जब घर में रहने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, समाज में रहने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इसी प्रकार से देश में शासन प्रशासन को सुसंगठित ढंग से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, ऐसा समझ। तो भारत में शासन प्रशासन को सुचारू सुसंगठित ढंग से चलाने के लिए बनाया गया है भारत का संविधान। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग भारत के संविधान की विषय वस्तु को समझते हैं, ऐसा समझ। देखिएगा, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसकी सबसे पहले हम विषय वस्तु को देखते हैं कि भारत का संविधान में क्या क्या है, फिर उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं भारत के संविधान के विषय वस्तु के अंतर्गत सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं भाग। भाग का मतलब है इन इंग्लिश पार्ट। जैसे आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हो तो कोई भी पुस्तक में क्या रहता है, अध्याय रहता है, चैप्टर रहता है ना। yes, तो इसी प्रकार से भारत के संविधान में 22 भाग है। कितने हैं? 22 भाग, 22 चैप्टर है। इट मींस पार्ट्स आर बेसिकली चैप्टर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा समझ। देखिए, भारत का जो संविधान लागू हुआ है, ये लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इसीलिए हमारे देश को क्या कहा जाता है, एक गणतंत्र देश है। भारत एक क्या है, गणतंत्र देश है। गणतंत्र देश, रिपब्लिक कंट्री का अर्थ होता है जिस देश का अपना खुद का संविधान होता है उसे गणतंत्र देश कहते हैं, रिपब्लिक कंट्री कहते हैं। इसलिए भारत एक क्या है, रिपब्लिक कंट्री। इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। चूंकि 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट से स्वतंत्र हुआ था, इसलिए भारत एक स्वतंत्र देश है। इसलिए प्रति वर्ष हम लोग 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। जबकि प्रति वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, क्योंकि इस दिन हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था, ऐसा समझ। अगर इसके इतिहास पर अगर हम जाते हैं तो जो 26 जनवरी की तिथि है, ये वास्तव में पहले हम मनाते थे स्वतंत्रता दिवस, लेकिन आज हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1929। आप देख रहे हैं 31 दिसंबर बोल रहा हूं, मतलब अगले दिन 1 जनवरी आएगा, 1930 नया साल आ जाएगा। 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन, जो रावी नदी के तट पर है, लाहौर में हुआ था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। 31 दिसंबर 1929 लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था कांग्रेस का
लाहौर अधिवेशन 1929, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के इस अधिवेशन में लाहौर में रावी नदी के तट पर पहली बार कांग्रेस के द्वारा भारत का तिरंगा फहराया गया था तथा प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और कांग्रेस के इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। यह अलग टॉपिक हो जाता है। और इसी के बाद चालू हुआ था 12 मार्च 1930। 1929 के अगला साल क्या लग जाएगा? 1930। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा 78 सदस्यों के साथ, इसमें महात्मा गांधी तथा अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर भी है, महात्मा गांधी तथा अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर के साथ सहित 78 सदस्यों के द्वारा गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम से दांडी तक का 24 दिन का पद यात्रा किया गया था। 276 किलोमीटर की यात्रा की गई थी 24 दिनों तक। हालांकि गूगल मैप में अभी देखोगे अहमदाबाद से लेकर आपका दांडी तक का, तो ये रास्ता छोटा हो चुका है, आया समझ। लेकिन उस समय के हिसाब से कितना था? एक, इसको बंद कर दो, आवाज नहीं आएगा। वेरी गुड। 24 दिनों तक गुजरात के साबरमती आश्रम, सत्याग्रह आश्रम से दांडी तक का यात्रा किया गया था, जिसे कहते हैं दांडी यात्रा, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह। और ये लोग, महात्मा गांधी निकले थे अहमदाबाद साबरमती आश्रम से, खुद को मिलाकर 78 सदस्य थे। लेकिन एक गांव पहले पहुंच जाते थे पंडित जवाहरलाल सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल लोगों को समझाते थे कि महात्मा गांधी के द्वारा ये जो नमक सत्याग्रह चलाया जा रहा है, ये हमारे लिए है। तो लोग उनकी बातों को समझते थे। और जैसे महात्मा गांधी गुजरात के साबरमती आश्रम से निकले अहमदाबाद से, जैसे अगले गांव पहुंचते थे, वहां लोगों का एक झुंड उनके साथ जुड़ जाता था। तो जैसे महात्मा गांधी गांव से गांव होते चले गए, उनके साथ लोगों का हुजूम क्या हुआ? जुड़ता चला गया। और अंततः दांडी में 10,000 प्लस लोग पहुंचे थे 5 अप्रैल 1930 को। अगले ही दिन 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा दांडी समुद्र तट पर पहुंचकर मिट्टी सहित एक मुट्ठी नमक उठाया गया और इस प्रकार से छोड़ दिया गया। इस प्रकार से उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। लेकिन वास्तव में महात्मा गांधी दांडी पहुंच के नमक बनाए नहीं थे। आया समझ? आया समझ? नमक नहीं बनाए थे, बल्कि मिट्टी सहित नमक को उठाकर हथेली से छोड़ दिए थे। और इस प्रकार से महात्मा गांधी के द्वारा 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून का उल्लंघन किया गया। और इसी दिन से प्रारंभ हो जाता है भारतवर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन। बैकग्राउंड में आते हैं। मैं आपको यह बता रहा था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, इसमें प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। और इसी के तहत 1930 आएगा, तो 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता था स्वतंत्रता दिवस। और ये लास्ट कब तक मनाया गया? 26 जनवरी 1947 तक। लेकिन जवाहरलाल नेहरू चाहते थे, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि भारत को स्वतंत्र किया जाए 26 जनवरी 1948 में। लेकिन चूंकि भारत में सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे, इसको देखते हुए 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 15 अगस्त 1947 से हम क्या मना रहे हैं?
स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। लेकिन 26 जनवरी का जो डेट था वो पहले स्वतंत्रता दिवस का था, वो अब रिक्त हो गया, खाली हो गया। तो इसको देखते हुए भारत का संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया, ताकि ये महत्वपूर्ण तिथि भी हमारे इतिहास में जारी रहे। आया समझ? यस सर। इतना समय ये नेट चल रहा है ना, तो ये इन कॉल और ना जाए, इसमें हमको करना पड़ेगा फ्लाइट मोड। ये ठीक समय आया था। Yes. तो इस प्रकार से 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 की स्थिति में जब भारत का संविधान लागू हुआ था, इसे कहते हैं मूल संविधान। मूल संविधान मतलब ओरिजिनल संविधान। फिर समय समय पर भारत के संविधान में परिवर्तन किया गया। आया समझ? अमेंडमेंट के थ्रू, संशोधन के थ्रू। तो जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 की स्थिति में, 26 जनवरी 1950 की स्थिति में, इस समय भारत के संविधान में कुल 22 भाग थे। कितने? 22 भाग थे। आज जिस तिथि में मैं क्लास ले रहा हूं, अर्थात वर्तमान में, एट प्रेजेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर स्टिल 22 पार्ट्स। आया समझ? आज भी भारत के संविधान में कुल 22 भाग है। लेकिन अगर गणना के आधार पर जाओ, अकॉर्डिंग टू काउंटिंग वाइज अगर हम जाते हैं, गणना के आधार पर अगर हम देखते हैं, तो भारत के संविधान में हो चुके हैं कुल 25 भाग। कितने भाग? 25 भाग हो चुके हैं। आया समझ? इसका मतलब कुछ भाग बढ़े हैं, लेकिन जैसे पहले भाग को क्या बोलेंगे? भाग 1, दूसरे भाग को भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, ऐसे बोलेंगे। तो जो नए भाग जुड़े हैं वो ऐसे जुड़े, भाग 4 के आगे जोड़ दिया गया है भाग 4, और भाग 5 के बीच में जोड़ दिया गया है भाग 4 1, या भाग 4 ए। ABCD के पैटर्न में लोगे तो ABCD अप टू जेड तक करोगे। अगर क ख ग घ अंगा बोलोगे तो 4 क बोल लो, इंग्लिश में बोलोगे 4 ए बोल लो, उसको काउंटिंग वाइज लोगे तो 4 1 बोल लो। आया समझ? तो यहां पर अगर हम विशेष बातों में देखते हैं, देखिए भारत के संविधान में जोड़े गए भाग, भारत के संविधान में जोड़े गए भाग, भारत के संविधान में जोड़े गए भाग, पहला भाग 4 क, इसको ऐसे लिख सकते हो 4 क ख ग घ अंगा 6 6 ज छ ज झ इया, ऐसा वाला। या इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो यहां सिंपली लिख दो ए, भाग 4 ए। आया समझ? इसलिए तो अभी भी 22 ही है, क्योंकि इसको सब पार्ट बोलते हैं, उपभाग बोलते हैं। आया समझ? अब देखो, भारत के संविधान में कुछ भी जोड़ा जाएगा या कुछ भी हटाया जाएगा, इसके लिए भारत के संविधान में करना पड़ेगा संविधान संशोधन, अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आया समझ? इसको हम एक विशेष तौर पे एक टॉपिक में देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी मैं आपको बहुत सारा अमेंडमेंट बताते चल जाऊंगा, ऐसा समझ, साथ ही साथ बताते चल जाऊंगा। अब बाद में देखना है, उसको जब पढ़ेंगे ना तो आपको चिल्हर टॉपिक लगेगा, अरे सर आप तो पूरा पढ़ा दिए हो, बस फॉर्मेलिटी कर रहे हो। ऐसा समझ? उसके नियम को आपको मैं समझाऊंगा। देखो भाग 4 ए ये जोड़ा गया, तो जोड़ा गया है तो क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन। तो ये हुआ है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 42वां संविधान संशोधन, यहां पर वहां संविधान संशोधन जोड़ लोगे। 42वां संविधान संशोधन 1976, इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4 ए या भाग 4 क या भाग 4 1 जोड़ा गया। बनेगा? Yes, sir. अगर एग्जाम में पूछेगा कि भाग 4 ए
किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? क्या आंसर मारोगे? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक। दूसरा देखना है भाग 9A या 9 क बोलिए, ये जोड़ा गया है आपका, ये आपका जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया भाग 9A। ये है नगरीय निकाय व्यवस्था, भाग 9 में है पंचायती राज व्यवस्था, ऐसा समझ। यस सर। इसके बाद देखते हैं तीसरा जो भाग जोड़ा गया, ये आपका है भाग 9B बोलो, या क लिखोगे तो इसको ख लिखो, क ख ग घ ङ, या इसको 1 लिखोगे तो इसको 2 लिखो, ऐसा समझ। क्योंकि एग्जाम में कोई जरूरी थोड़ी ऐसा लिखा हो, यहाँ क ख ग घ ङ के दिया हो, या 1 2 3 4 5 6, है ना। तो भाग 9B ये जोड़ा गया है आपका 97th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2011 के तहत, अंडर 97th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2011 पार्ट 9B had been added, ऐसा समझ। इसके बाद अगला भाग जोड़ा गया भाग 14A, भाग 14A ये भी जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो ऊपर और नीचे वाला दोनों जोड़ा गया है किसके तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अभी आप इसको बस संशोधन बैठाइए, बाद में ये भाग को जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो इसका डिटेलिंग देखेंगे। अभी हम भाग को डिटेल में नहीं देख रहे हैं। अभी आपको मोटा मोटी ये समझना है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ तो 22 भाग थे, आज भी 22 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू काउंटिंग कितने हैं? 25 भाग है। कितने हैं? 25 भाग। तो आप बोलोगे सर 22 और प्लस 4 कितने हो गए? 26। मतलब एक भाग रिपील्ड किया गया है, डिलीट किया गया है, हटाया गया है, ऐसा समझ। तो हटाया गया भाग, हटाया गया भाग जिसे हटाया गया है, एक ही भाग है जिसे हटाया गया है, यह है भाग 7। भाग 7 को हटाया गया है, तो ये हटाया गया है, इसका मतलब संशोधन हुआ, संशोधन होगा। तो भाग 7 को हटाया गया है 7वां संविधान संशोधन 7th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के तहत, 1956 के तहत, आया समझ। यस सर। 7वां संविधान, देखो भाग 7 7 7 7 7 कैसे? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भाग 7 को हटाया गया, बड़ा दिमाग में। और इसके अंतर्गत एक ही आर्टिकल था, भाग 7 में एक ही आर्टिकल था। देखो जैसे भाग पढ़ रहे हो तो भारत के संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग है, काउंटिंग वाइज 25 भाग है, और हर भाग में आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद है। अनुच्छेद का सिंपल सा मतलब है रूल्स। क्या है? रूल्स। पढ़ समझा? तो इसके अंतर्गत एक ही आर्टिकल, और वो आर्टिकल है अनुच्छेद, मतलब आर्टिकल अनुच्छेद 238, अनुच्छेद 238। अर्थात जब चैप्टर ही समाप्त हो गया तो इसके अंदर का जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, रूल है, वो भी क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तो अनुच्छेद 238 डिलीट हो गया, रिपील्ड हो गया, आया समझ? ठीक। तो ये है भाग, ये क्या है? भाग, ये भाग है, भाग। अगला हम आर्टिकल देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? आर्टिकल। अगला हम आर्टिकल देखने जा रहे हैं। देखिए तो यहां पर हमने क्या देखा कि मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, वर्तमान में कितने हैं? 22। देखिए अकॉर्डिंग टू काउंटिंग वाइज कितने हैं? 25। 4 भाग जोड़े गए, एक भाग हटाया गया। 4A 9A 9B 14A, 4A और 14A जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976, 9A जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन 1992। दिमाग में बैठाइए, क्योंकि जब ये भाग पढ़ाऊंगा और आपको इतनी बात याद नहीं आएगी तो हमारा क्लास व्यर्थ हो जाएगा, आया समझ। 9A 74वां संविधान संशोधन 1992, 9B
97th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2011 और एक बार रिपीट किया गया अंडर 7th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1956 पार्ट 7 हैड बीन रिपील्ड। आया समझ ठीक। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट अनुच्छेद। क्या? आर्टिकल। अनुच्छेद। देखो जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इस समय 395 आर्टिकल थे। कितने? 395। लेकिन वर्तमान में 390 आर्टिकल है। कितने हैं? 390 आर्टिकल है। लेकिन काउंटिंग वाइज देखोगे वही सब पार्ट है करके है 470 आर्टिकल। कितने हैं? 470 आर्टिकल। फंडस में आया 395 मूल संविधान में, 5 तो डिलीट हो गए तो 390, इसमें से एक डिलीट तो यही दिख गया, एक अनुच्छेद तो यही डिलीट हो गया। और 470 कैसे है? काउंटिंग वाइज। तो सबसे पहले हम विशेष बात में ये देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल को डिलीट किया गया। नहीं आया? जोड़ा गया तो ये बता ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा हो जाएगा वो तो जब हम पढ़ेंगे ना तभी देख लेंगे। देख लेते हैं कौन कौन से डिलीट किए गए। तो हटाए गए अनुच्छेद, हटाया गया अनुच्छेद। देखो भारत के संविधान से हटाए गए अनुच्छेद को हम देखते हैं। पहला अनुच्छेद 31 आर्टिकल 31। अनुच्छेद 31 इसमें था संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था। लेकिन वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, न्यायिक अधिकार है, वैधिक अधिकार है। ऐसा समझ, विधिक अधिकार है। इसका मतलब यह है अनुच्छेद 31 जिसमें लिखा गया था संपत्ति का मौलिक अधिकार, संपत्ति का मौलिक अधिकार, ऐसा समझ, इसे हटा दिया गया और इसको हटाकर एक नया आर्टिकल जोड़ा गया है, आर्टिकल 301 जिसमें लिखा गया है कि संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार होगा। ऐसा समझ। तो इसे हटाया गया है तो ऑब्वियस सी बात है, हटाया गया है तो किसी न किसी संशोधन के तहत हटाया गया होगा। तो इसे हटाया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। दूसरा देखना है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको इसका डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड में जितना दिख रहा है एटलीस्ट उतना दिमाग में बैठाना है। ऐसा समझ। अनुच्छेद 31 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके बाद देखते हैं 238, ये तो अभी देख लिए। अनुच्छेद 238 भाग 7 ही रिपीट हो गया, तो अनुच्छेद तो डिलीट हो ही जाएगा। किसके तहत हटा? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। इसके बाद तीसरा देखते हैं अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 238। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333। ये दो अनुच्छेद हटाया गया है, ये दो अनुच्छेद हटाया गया अभी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 104वां संविधान संशोधन 2020, अभी मैच चल रहा है 2020 नहीं चल रहा है, तो 2020 104वां संविधान संशोधन 2020 लॉकडाउन के समय, ऐसा जिस समय हम लोग लॉकडाउन झेल रहे थे उस समय ये अमेंडमेंट हुआ और बहुत सही अमेंडमेंट है। अनुच्छेद 331 इसको फिर भी हम पढ़ेंगे क्योंकि करंट का है, तो इसमें क्या था इसको हमको जानना जरूरी है। अनुच्छेद 331 में लिखा गया है राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय का मनोनयन व नियुक्ति। अनुच्छेद 333 में लिखा गया है राज्य के राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन का मनोनयन। मतलब ये केंद्र का विषय है और ये राज्य का विषय है।
केंद्र का विषय समझते हैं। केंद्र में क्या होता है? लोकसभा। क्या होता है? लोकसभा। इसी प्रकार से राज्य में उसके पैरेलल क्या होता है? विधानसभा। लोकसभा में जैसे आज की डेट में 545 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 545 लोकसभा सांसद होते हैं, लोकसभा सदस्य होते हैं, जिसमें से 543 जो सदस्य हैं वो होते हैं निर्वाचन के माध्यम से चयनित होते हैं, निर्वाचन के माध्यम से आते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं। 545 सदस्यों में से 543 सदस्य 543 मेंबर्स ऑफ लोकसभा दे विल बी इलेक्टेड बाय द इंडियन पीपल। आया समझ? लेकिन जो 2 सदस्य होते थे उनको भारत का राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन के बीच में से मनोनीत करता था और नियुक्त करता था, नॉमिनेट करता था, उसको अपॉइंट करता था। तो 545 हो गए। 545 में से 543 निर्वाचन से आते थे, जनता सीधा वोट देती थी। जैसे बनारस का सांसद कौन है? वाराणसी का सांसद कौन है? मोदी जी। बताओ तुम कहां हो? एटलीस्ट किसी की भी संसदीय क्षेत्र याद ना हो, कम से कम मुखिया का तो याद रखो यार। कहां से? बनारस से नरेंद्र मोदी जी। आया समझ? तो वो एक सांसद हुए, तो निर्वाचन के माध्यम से गए। 543 निर्वाचन से आते हैं और 2 सदस्य को डायरेक्ट भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता था। लेकिन इस अमेंडमेंट के थ्रू ये आर्टिकल को ही हटा दिया गया। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं करेगा। तो जो लोकसभा में 545 सदस्य होते थे, आज कितने होंगे? सीधा 543। 543 आया। और सीधा निर्वाचन से समझ। अब ये देखते हैं अनुच्छेद 333, ये राज्यों के विधानसभा के लिए। जैसे छत्तीसगढ़ में 91 विधानसभा सीट थे, लेकिन अब हो गए हैं 90। 91 में से जो 90 थे विधानसभा सदस्य या विधायक, उनको जनता चुनती थी, निर्वाचन के माध्यम से आते थे। और एक सदस्य एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, जिसको राज्यपाल मनोनीत और नियुक्त करता था। हर राज्य में एक एक बंदा आंग्ल भारतीय रहेगा। तो आंग्ल भारतीय अनुच्छेद ही खत्म कर दिए, तो ये कहानी खत्म। अब छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट या विधानसभा सदस्य कितने होंगे? 90। वो आंग्ल भारतीय की कहानी खत्म। तो 4 अनुच्छेद डिलीट हो गया, एक बचा है लास्ट, 5वां है अनुच्छेद 70। क्या है? अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 ये तो तुम लोग काफी जानते हो। यस सर। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ये एक अस्थायी उपबंध था। कैसा था? अस्थायी, टेम्पररी प्रोविजन था। टेम्पररी बात जो भी होती है इसे रखा जाता है अपेंडिक्स में। कहाँ रखा जाता है? अपेंडिक्स में, जिसको बोलते हैं परिशिष्ट। भारत के संविधान में 5 परिशिष्ट है, जिसमें से पहला परिशिष्ट यही था, आर्टिकल 370। पहला परिशिष्ट क्या था? आर्टिकल 370। अपेंडिक्स 1 में आर्टिकल 370 को रखा गया था, अस्थायी उपबंध। अगर भारत के संविधान में कोई भी बात अस्थायी है, जैसे आज हम लागू कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में इसको आने वाली सरकार हटा सकती है। ऐसा समझ, क्योंकि ये आज के लिए हम उसको दे रहे हैं, लेकिन जीवन पर्यंत देंगे, ये गलत बात है। तो धारा 370 जिसको आप बोलते हैं, अनुच्छेद 370, ये अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत एक आर्टिकल है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, जो कि एक अस्थायी उपबंध है, परिशिष्ट 1 या अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत आर्टिकल क्या है? 370। तो इसको हटाया गया। तो इसको हटाने के लिए संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से क्या है? अस्थायी उपबंध, परिशिष्ट 1 के अंतर्गत, अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत। अपेंडिक्स हमारे शरीर में भी होता है, यहां पर है अपेंडिक्स। गैर जरूरी है।
गैर जरूरी है। अपेंडिक्स का मतलब क्या होता है समझो, जो हमारे शरीर में है। खाना खाए, ऐसे ग्रसनी से गया, ग्रसनी के बाद ये ग्रसनी दो भागों में टूट जाएगा, एक श्वास नली और एक ग्रास नली। तो जो खाना खाए, खाना खा रहे हो, क्या खा के आए हैं, कितने बजे खाए? देखो टाइम देख, इसका खाना कहां तक पहुंचा है देखता हूं। 4 घंटे स्टमक में रहेगा इसका, ये जो भी खाया है वो 4 घंटे कहाँ रहेगा, स्टमक में रहेगा। तो खाना खाए, ये ग्रास नली से खाना जाएगा 12 सेंटीमीटर होता है, कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। उसका 25 सेंटीमीटर रहता है ग्रास नली, क्या रहता है, ग्रास नली। तो ये ग्रसनी जो है दो भागों में टूट जाएगा, एक श्वास नली और एक ग्रास नली। बायो खत्म हो रहा है अभी, क्या खत्म हो रहा है, बायो का पूरा सिस्टम खत्म। तो ये गया जो खाना खाए, तो वो यहां पर आकर ना दो नली है, एक श्वास के लिए जो हम लोग श्वास ले रहे हैं उसके लिए, और एक खाना खाए ग्रास नली। तो खाना कहां चल जाएगा, ग्रास नली। गलती से श्वास नली में चल जाए, मृत्यु, क्या हो जाएगा, मृत्यु। कोई नहीं बचा सकता, लेना था तेरे को ऑक्सीजन, तू ले रहा है खाना, तो कहानी खत्म। तो खाना चल गया ग्रास नली में, कहां गया, ग्रास नली। ग्रास नली से सीधा वो खाना जाएगा स्टमक में। स्टमक एक गुब्बारे नुमा थैली होता है, जिसमें जितना खाना डालोगे बेचारा फैलते जाएगा, देते जाओ देते जाओ देते जाओ, यहाँ गुब्बारे नुमा थैली। जब गुब्बारा को फुलाते हैं तो हवा भरते जाओ तो फूलता है कि नहीं, एक समय का तो ज्यादा फुलाओगे तो फट जाएगा, तो तुमको लगता है अब नहीं खा पाऊंगा, अगला बाइट खा नहीं पाऊंगा, ये बहुत ज्यादा भर गया पेट। तो जैसे ग्रास नली से खाना कहाँ गया, स्टमक में, वहां से निकलता है, उसकी दीवारों से, आंतरिक दीवारों से निकलता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये खाने के साथ HCl मिलता है, जो भी तुम्हारे खाने में कीटाणु है उसको नष्ट करता है। तो HCl किस प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का। तो खाने को क्या बना दिया, अम्लीय प्रवृत्ति का। आया समझ, एसिड, आया समझ। अब वो खाना सीधा जाएगा नीचे, यू नली में उतरेगा। कौन सी नली में, यू नली में उतरेगा, जिसको ग्रहणी कहते हैं। क्या कहते हैं, और इसी ग्रहणी में अग्नाशय जुड़ा होता है और लीवर जुड़ा होता है। लीवर डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है, पित्ताशय सुने हो, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, ऐसा समझ, गॉल ब्लैडर। तो जो तुम्हारा लीवर होता है, लीवर वो पित्त रस बनाता है, और पित्त रस कौन सी प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का। तो जो खाना अम्लीय प्रवृत्ति का था वो क्षारीय प्रवृत्ति से मिलकर न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूट्रल। और हमारे फैट का पाचन करता है, किसका, फैट का, वसा का, मैडम। और अग्नाशय से निकलता है अग्नाशयी रस, इसको भी समझेंगे, पेप्सिन, म्यूसिन, रेनिन, ये बहुत सारा है, नहीं तो अभी मैं ये बायो में घुस जाऊंगा तो बायो चालू हो जाएगा। आया समझ। अब ये खाना जाता है कहाँ, छोटी आंत में। बकरा वकरा कटते देखे हो, तो देखिए उसका पूरा जो आंत होता है, आंत लंबा सा रहता है, एक इधर बांधे एक इधर बांधे, उसको सफाई करते हैं। तो वो आंत, फिर वो आंत जाके जुड़ता है बड़ी आंत में। किसमें जुड़ता है, बड़ी आंत। और इसी बड़ी आंत में, ये जो आंत होता है ना, आंत में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब आपका खाना पूर्णतः पच जाता है, मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो ग्लूकोज छोटे छोटे कण होते हैं। तो जो छोटी आंत होता है ना, उसके छेद से ग्लूकोज बाहर निकल जाता है, और खाना अपचित भोजन छोटी आंत में रह जाता है, वो चल जाता है कहां पर, बड़ी आंत में, और अपचित भोजन बाहर हो जाता है। इसी बड़ी आंत में जुड़ा रहता है एक अपेंडिक्स। क्या जुड़ा रहता है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जुड़ा हुआ है किससे, बड़ी आंत में। उसका नीचे वाला मुंह बंद है, ऊपर वाला मुंह जुड़ा हुआ है किससे, बड़ी आंत में। किससे, बड़ी आंत से। तो यह हमारे शरीर में एक निष्क्रिय अंग है। क्या है, निष्क्रिय अंग। लेकिन अभी वर्तमान 2019 का एक रिसर्च पेपर आया, जिसमें लिखा गया है कि जो अपेंडिक्स है ये निष्क्रिय अंग नहीं है, बल्कि ये विशेष प्रकार के जीवाणुओं का निर्माण करता है, अच्छे बैक्टीरिया। किसका, अच्छे बैक्टीरिया। अगर हमारे अपचित भोजन में बैड बैक्टीरिया है, बुरे बैक्टीरिया है, तो उसका ये क्या करता है, विनाश करता है। ये रिसर्च पेपर में आया है, लेकिन अभी इसको प्रूफ किया नहीं गया है। काफी रिसर्च पेपर आ चुके हैं इसके ऊपर, 2019 से आ रहा है, लेकिन अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है। तो अभी तक हम किसको क्या मान के चलेंगे, निष्क्रिय अंग। तो कई बार क्या होता है ना, वो जो अपेंडिक्स होता है वो बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है।
तो कई बार बोलते ना अबे मेरे को अपेंडिक्स हो गया, क्या हो गया रे, अपेंडिक्स हो गया, ऐसे लेके घूम रहे हो, यहीं ऐसे रखोगे हाथ को, यहीं पर, यहीं तो है रे, ऐसे तुम्हारी माँ की कसम अपेंडिक्स हो गया है, दर्द हो रहा है, तो शुरू में लगेगा गैस हो गया है, शुरू में क्या लगेगा गैस, लेकिन गैस देख रहा है गैस हट ही नहीं रहा है, गैस की कैप्सूल खा रहे हो और हट ही रहा है, तो ये अपेंडिक्स को काटना पड़ेगा, क्या करेंगे, गैस लेजर से हो जाता है, आजकल तो अंदर चाकू छुरी घुसाने की जरूरत नहीं है, एक ऐसे घुसाए लेजर से नहीं काटते हैं, बल्कि ऐसे चाकू घुसाएंगे अंदर से काट के खींच लेंगे, कहानी लेजर से भी होता है, लेजर से भी होता है, ऐसा समझ। तो ये है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स का मतलब क्या है, मोटा मोटी जिसका अस्थायी होता है, हमारे बॉडी में क्या होता है, टेम्पररी होता है, हटा भी दोगे तो कोई फर्क। तो भारत के संविधान में भी क्या है, अपेंडिक्स है, क्या है, तो इसको भी अपेंडिक्स में रखा गया है। इसको जिस दिन काटे धारा 370 को, उस दिन भारत के सभी लोगों को यहाँ पर क्या मिला, आराम मिला, अपेंडिक्स कट के निकल, साला रा रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। तो इसीलिए धारा 370 में किसी भी प्रकार का संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, ये याद हुआ, यस सर। चलो पूरा सुनाओ, पूरा। भारत के संविधान में 22 पार्ट्स हैं। जब बना था तब 22 पार्ट्स थे, वर्तमान में भी 22 पार्ट्स हैं, पर अगर संख्यात्मक देखा जाए तो 25 है। फोटो ले लो, मिटाऊंगा। भाग 4A अमेंडमेंट 42 1976, भाग एक 92 में आया है, एक 2011 में ऐड किया गया है और एक 2020 में जोड़ा गया है। 1976। अच्छा 1976, सॉरी सर, दो 1976 है, एक 2011 और एक 1992 में है। तो 92 में 9A जोड़ा गया है और 9B 2011 में जोड़ा गया है। और फिर आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आर्टिकल्स है 395 आर्टिकल्स, टोटल जोड़ा जाए तो 470 आर्टिकल्स होते हैं। और अच्छा भाग में एक और चीज़ थी, भाग 7वें संविधान संशोधन से 1956 में हटा दिया गया था, इस तरह से 25 होते हैं। और अनुच्छेद 395 है, 470 इन टोटल है। और जो आज की स्थिति में 390 है, 4 हटाए गए हैं, 4 हटने में है आर्टिकल 370 जो अपेंडिक्स 1 का भाग था, बिना किसी संविधान अमेंडमेंट के हुआ है। एक 2020 में 2 आर्टिकल हटाए गए हैं, 331 और 33, और 370 हटा दिए सर, एक क्या बस रेडी हो। अब वो जो मैं पाचन बता रहा था उसको पूरा ही बता देता हूँ। तो पूरा बायो का बुक पढ़ोगे ना तो ये 15 मिनट की कही गई बात मैं पूरा बायो देख लेना, वही बात को बार बार घुमाएगा, लेकिन वो टॉपिक वाइज क्या कर दिया है, कैटेगरी कर दिया है। अब देखो, आंत से, छोटी आंत से, स्मॉल इंस्टेंटाइन से क्या निकल गया है, ग्लूकोज, और कहाँ मिल गया है, ब्लड में। कहाँ मिल गया है, ब्लड में। कहाँ मिल गया है, अच्छे सुनना, ब्लड में 2 पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट और एक सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट में होता है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, और प्लेटलेट्स। क्या होता है, प्लेटलेट्स। जैसे अभी होता है ना, डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स कम हो जाता है, नहीं हो जाता है कम, अरे भाई मेरा प्लेटलेट्स गिर रहा है, क्या गिर रहा है, तो सोचो प्लेटलेट्स गिरता है ना तो आपको पूरा ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ प्लेटलेट चढ़ाते हैं। सोचो ब्लड से भी प्लेटलेट्स को अलग कर दिया गया है, समझ। तो वो प्लेटलेट्स, हमारी प्लेटलेट्स का काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। कोई जीवाणु आ रहा है तो उसके साथ फाइट करना, और उसको मारता है और खुद मर जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है, समझ। देखो सॉरी, ये तो डब्ल्यूबीसी का काम है, ये डब्ल्यूबीसी का काम है। डब्ल्यूबीसी को वीर सिपाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वीर सिपाही, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अगर कोई बैक्टीरिया आता है तो उसके साथ फाइट करता है, उसको भी मारता है, खुद भी मर जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसको वीर सिपाही कहते हैं। एक होता है लिक्विड पार्ट ब्लड में, जो कुछ नहीं करता है। ये है एक सॉलिड पार्ट जिसमें 3 पार्ट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये जो आरबीसी होता है ना, ये लाल कलर का होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन एक नाव की तरह काम करता है। दिमाग में ना महादेव घाट चल जाओ, नाव दिख रहा है, नाव, नाव में
जो नदी का पानी है ना वो प्लाज्मा है, ब्लड का लिक्विड पार्ट, और जो नाव है ना वो आरबीसी है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन है। क्या है? तो दिमाग में रखो। महादेव घाट चल जाओ, नदी का जो पानी बह रहा है वो है प्लाज्मा, ब्लड का लिक्विड पार्ट जो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जब ब्लड गिरता है तो रेड कलर का दिखता है क्योंकि आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पल्स। और आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लाल कलर का होता है। और हीमोग्लोबिन लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन। तो ब्लड में आयरन की मात्रा भी क्या कम नहीं होनी चाहिए, नया समझ। तो अब जो वो ब्लड है, महादेव घाट में दिमाग में तोड़ना, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो है नदी, और जो नाव है ना वो हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या है? अब दिमाग में तोड़ो। हीमोग्लोबिन क्या करता है? जैसे छोटी आंत से ग्लूकोज बाहर निकलता है, C6H12O6 निकलता है, वो नाव में जाके बैठ जाता है। भाई मैं कहाँ बैठूंगा? नाव में। तो नाव कौन है? हीमोग्लोबिन कैरियर का काम करता है। तो चुपचाप ग्लूकोज कहाँ जाके बैठ गया? हीमोग्लोबिन में, क्योंकि वो नाव है, जाके बैठ गया। और इधर से सांस ले रहे हो, जैसी सांस नाक से खींच रहे हो तो नाक से क्या क्या जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, हीमोग्लोबिन आपका हीलियम अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, नाइट्रोजन अंदर जा रहा है, जितना भी यहाँ गैस है। मेरे को क्या पता क्या क्या गैस है? नहीं पता है? तुमको पता है? यहाँ बहुत सारा गैस है। तो जैसे सांस खींचे, इसको सांस लेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांस लेना। श्वसन नहीं बोलते, रेस्पिरेशन नहीं बोलते, ब्रीदिंग बोलते हैं। जैसे सांस खींचे तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम सब गया अंदर। अब गया अंदर, गया अंदर। ये फेफड़ा क्या है? क्या है? फेफड़ा। फेफड़ा जो होता है ना, इसका एक ही काम होता है, फिल्टर करना, छानना। चाय पीते हो? छान के पीते हो? कैसे पी लेते हो? छान के पिया कर। आया हम। तो ये कुछ नहीं है, फेफड़ा क्या है? चाय छन्नी है, छानने के लिए। क्या बोलते हैं उसको? छन्नी को इंग्लिश में फिल्टर बोलते हैं, है ना? तो ये फिल्टर है। तो जैसी सांस ऐसे खींचे, देखो आराम से समझना, गया बहुत सारा गैस अंदर। ये फेफड़ा क्या करता है? पूरे गैस में से ऑक्सीजन को अंदर धकेल देता है ब्लड के अंदर, और बाकी को रोक देता है। नहीं आया? और दूसरी बात, जब सांस छोड़ते हो ना, ऐसे छोड़े तो जो यहां फिल्टर किया फेफड़ा, जो गैस को रोका था, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आया, वो सबको बाहर कर देता है। और किसको अंदर कर दिया? ऑक्सीजन को। किसको अंदर कर दिया? और ब्लड में मिला दिया। तो ऑक्सीजन में कहां ऐसे गिरा? कहां? नदी में। और नदी में क्या है? नाव। नाव वो भी जाके पड़ेगा। और पहले से कौन बैठा हुआ है? ग्लूकोज। अरे भाई तू आ गया। ग्लूकोज पहले से बैठा हुआ है, C6H12O6, और उसके साथ आगे कौन बैठ गया? ऑक्सीजन। दोनों बोले अरे माँ की कसम, अब मस्त ट्रिप मारेंगे। क्या मारेंगे? ट्रिप मारेंगे। अकेला नहीं घूमते हैं लोग, दोनों साथ में घूमते हैं। एक है पति और एक है पत्नी। तो C6H12O क्या था? पति, जो पहले से भाड़ा दे दिया है 50 रुपया। अब बाद में कौन आई? ऑक्सीजन, पत्नी आया, और दोनों आगे बैठ गए हीमोग्लोबिन में, नाव में। चलो भाई चलते हैं। अब ये नाव बहेगा। ये नाव क्या होगा? ब्लड के साथ बहेगा। और हम बहेगा, ये देखो बहे 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 आए, और बहुत स्लो बह रहे हैं ना, बहुत स्लो बह रहे हैं। अब पत्नी बोल रही है कि एक साल पैसा ले लिया लेकिन स्लो घुमा रहा है यार, पैसा ले लिया लेकिन स्लो घुमा रहा है। तो ये हार्ट क्या है? हार्ट के पास ये ब्लड पहुंचा, हार्ट को पंप करके तेजी से ढकेल देगा। ध्यान रखो, हार्ट का काम क्या है? पंप करना। जैसे पंप नहीं करते हो यार, हवा तो भरना, मुंह से भरेगा टायर में, थोड़ा सा पंपिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रेशर के साथ पंपिंग करना पड़ेगा। तो हार्ट का काम सिर्फ क्या है? पंप करना। क्या करना? पंप करना। आया समझ? आलिंद और विलय होते हैं उसमें। क्या होते हैं? आलिंद और विलय। तो मारे पंप मार दिए, आया? तो पंप जैसे मारे, ब्लड एकदम तेज रफ्तार से हमारे शरीर के सभी अंगों में पहुंचेगा। और हमारा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से। किससे बना है? सेल्स से। और हर सेल्स में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये ब्लड पानी वाला, उसमें एक नाव है हीमोग्लोबिन। उसमें कौन कौन बैठा हुआ है? C6H12O6 ग्लूकोज और ऑक्सीजन, पति पत्नी दोनों बैठे। ये दोनों कहां पहुंचे? हमारे शरीर में असंख्य अरबों खरबों क्या है?
कोशिकाएं हैं, तो एक एक कोशिका के पास पहुंचता है। अब ये नाव लेकर पहुंचा है ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को, और कोशिका को दे देगा, रख भाई, क्या कर, रख भाई। अब ये कोशिका क्या करेगी, उस C6H12O6 और ऑक्सीजन के बीच क्रिया करेगी और खा लेगी उसको। क्या करेगी, खा लेगी। जब खाएगी तो उसको क्या मिलेगा, एनर्जी। क्या मिलेगा, एनर्जी। और वो एनर्जी को कोशिका कहाँ रख देगी, अपने माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और इसका बाई प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, H2O। अब फिर से उसको नाव को दे देगी, रख भाई हीमोग्लोबिन तू आया था, लेके क्या आया था, ग्लूकोज C6H12O6 और क्या लेके आया था, ऑक्सीजन। अब इसको कोशिका दे देगी वापस, रख भाई, तो क्या रखेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, वाटर। अब ये दोनों को फिर से हीमोग्लोबिन लेके जाएगा, ढुगलते 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 किसके पास, हार्ट के पास। किसके पास, हार्ट के पास। फिर से पंप कर देगा, नहीं आया, और ये भेज देता है किसके पास, ये पानी आपका कहाँ जाएगा, मूत्र के रूप में निकलेगा। किस रूप में, मूत्र, पसीना, बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। लेकिन आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आएगा फिर से फेफड़ा के पास। अब फेफड़ा उसको ढकेल देगा कहाँ, बाहर। तो याद रखना, अगर आप मान लो मोटा मोटी 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो तो 15 ग्राम छोड़ते हो। कारण क्यों, क्योंकि 10 ग्राम जो गया था वो एज इट इज वापस आएगा, लेकिन 5 ग्राम कहाँ से आ रहा है, कोशिका से। समझ में आया? तो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कम, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी ज्यादा मात्रा होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि छोड़ते समय हम क्या छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कोशिका के पास हुआ था C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन से बना था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी। इस क्रिया को कहते हैं रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका में। लेकिन सांस कहाँ होता है, फेफड़ा में। गया, आया समझ? तो खाना खाए और फेफड़ा के द्वारा सब हो गया, हार्ट वार्ट, तो हमारा बायो क्या होता है, खत्म। अब पूरा पढ़ लो, बायो यही है पूरा। बस वहां पर छोटा छोटा नाम याद रखना पड़ेगा, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, लेकिन घूम फिर के बाद यही है। ये हो गया खत्म। आगे देखते हैं, ये हो गया है ना। देखिए डोनर और एक्सेप्टर बताइए बस। बता दो, देखो मैडम पूछ रहे हैं, ब्लड में एक होता है ब्लड ग्रुप। क्या होता है, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप आप सुने होंगे, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। 8 ब्लड ग्रुप होता है। कितना ब्लड ग्रुप होता है, 8 ब्लड ग्रुप होता है। मोटा मोटी 4 होता है, ए बी, ए बी, ओ। अच्छे सुनना, क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली मैं संविधान पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, है ना। अब सबको मैं लिखने जाऊंगा तो बायो चालू हो जाएगा, कहानी अलग डायरेक्शन में बह जाएगा। कैसे यार, तेरा ब्लड ग्रुप क्या है लड़की, बी पॉजिटिव। हमेशा तू बी पॉजिटिव रहती है? अब सुनो, शादी करने से पहले तुम लोग क्या है, लड़का लड़की दूसरी की खूबसूरती देखते हैं। क्या देखते हो, खूबसूरती। अरे माँ की कसम क्या लड़की है। देखो किसी कोई नए फ्रेंड से मिलो और लड़की देख के आया है, और मान लो उसका फाइनल हो गया है। क्या हो गया है, फाइनल हो गया है। और लड़की के साथ वो 2-4 मधुर बातें कर लिया है। क्या कर लिया है, 2-4 मधुर बातें। और या लोग की जैसे लड़की हम देखने जाते हैं तो आजकल क्या होता है, लड़का लड़की एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। घर वाले खुद ही बोलते हैं, जाओ बेटा थोड़ा सा बाबू को कमरा दिखा के ले आओ। क्या दिखा के ले आओ, कमरा। तो कमरा वो दिखाने ले जाती है, और साथ में एक दूसरे का नंबर क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर 15-16 दिन 20 दिन बात करते हैं। क्या करते हैं, बात करते हैं। फिर वो दोस्त हमें बताता है कि माँ कसम क्या लड़की पाया यार ऐसी। अब मेरा तो लड़का फ्रेंड है, तो मेरे को तो लड़कों का ही एक्सपीरियंस है। लड़की रहेगी तो लड़की बोलेगी ना, लड़की फ्रेंड को बोलेगी, माँ कसम क्या लड़का है यार, जीवन धन्य हो गया। ये जो मैं सोमवार करती थी ना, व्रत, वो पूरा हो गया, अमर हो गया। क्या हो गया, अमर हो गया। और लड़का बताता है कि
माँ की कसम क्या लड़की पाया हो यार, एकदम गौ है गौ। क्या है? गौ है। फैमिली को लेके चलेगी। किसको लेके चलेगी? फैमिली को लेके चलने वाली लड़की है यार। वो मेरे को शुरू से कह रही कि भाई मैं रहूंगी तो जॉइंट फैमिली में, न्यूक्लियर फैमिली में नहीं रहूंगी। तो लड़का वही फ्लैट और इस सारा ये तो बाबूजी मम्मी जी के साथ रहेगी। आया ये टॉपिक गया क्यों था? जा क्यों रही? ब्लड ग्रुप। अच्छा अब आते हैं ब्लड ग्रुप के ऊपर। नहीं तो टॉपिक पारिवारिक हो रहा था। क्या हो रहा था? पारिवारिक समाजशास्त्र। दिस इज नोन एज फेस नहीं देखना चाहिए, ऐसा कुछ आप बता। हाँ यस यस यस। तो जैसे ना आजकल क्या होता है, हम लोग फेस देखते हैं, अरे लड़की माँ की कसम क्या खूबसूरत है, और लड़का भाई टॉल डार्क और हैंडसम है, जैसा मैं चाहती थी, मिल गया। लेकिन तुम लोग ये सब देखना वो तो अलग बात है, वो तो तुम लोग का पर्सनल है। आज का ब्लड ग्रुप भी पूछ लेना। क्या पूछ लेना? ब्लड ग्रुप। क्या पूछ लेना? ब्लड ग्रुप। अब इंडियन से शादी करता है तो जनरली ब्लड ग्रुप पूछने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भारत में 97 पॉपुलेशन पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। क्या है? पॉजिटिव। एकदम माइनर 3% क्या है? निगेटिव। अगर पॉजिटिव है लड़का का ब्लड ग्रुप और लड़की का है निगेटिव ब्लड ग्रुप, तो उसका तीसरा बच्चा नहीं होगा। तीसरा बच्चा नहीं होगा, पहला बच्चा होगा। दूसरा बच्चे के जीवित रहने और मरने की संभावना 50-50, और तीसरा मरना तय। नया समझ, बच गया तो वो महादेव की कृपा है। किसकी कृपा? क्योंकि भाई साइंस के ऊपर कौन है? महादेव। कौन है? महादेव। अब देखो इधर ब्लड ग्रुप मोटा मोटी ना दो एंटीजन से होता है। दो प्रकार का एंटीजन होता है, प्रोटीन होता है। एक होता है ए और एक होता है बी। ए को मान लो आप कौन सा जूस पसंद करते हैं? मिक्स जूस पी लेता है, तू गड़बड़ करता है, उसमें पैसा बढ़ जाता है। तू एक पिया कर, कैसे यार? तू कौन सा पिएगा बता ना? अरे पिला थोड़ी रहा हूं, तो चॉइस दे रहा है। किसका? एप्पल जूस। ये लड़का एप्पल बहुत महंगा है यार, एप्पल जूस पीता है, बताओ। उसको तो खाने में ध्यान दे, उसका जो तू फेंक रहा है ना, वो फेंकना नहीं है बे। कैसे यार फेंक दे रहा? बताओ, एप्पल जूस पीने की चीज है, जो खाने की चीज है। फिर भी अमीर आदमी है, एप्पल जूस पी रहा है। तो हमारे शरीर में ना ब्लड में दो प्रकार के एंटीजन होते हैं। कितने? दो प्रकार का। कहाँ होता है? आरबीसी में। कहाँ होता है? आरबीसी में। एक होता है ए और एक होता है बी। ए को मानो आप एप्पल का जूस, ए को मानो एप्पल का जूस, और बी को मानो ऑरेंज का जूस। हमारे पास कितने जूस है? दो जूस है। एक एप्पल का जूस ए एंटीजन, ए प्रोटीन, और एक ऑरेंज का जूस है बी। अब आए, अगर दोनों एप्पल जूस को और ऑरेंज जूस को एक दूसरे से मिला दोगे तो मिक्स हो जाएगा, कहानी खत्म। कहानी खत्म। मिलाना नहीं है, कॉकटेल नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कॉकटेल नहीं करना है। ऐसा समझ, पीना है तो एक ही पीना है, दो मिलाने से क्या होगा? कहानी खत्म। अब सुनना है, दो बातें मैंने आपको सिखाई। ए एंटीजन क्या है? एप्पल का जूस, दिमाग में बैठाना। बी एंटीजन क्या है? ऑरेंज का जूस। ठीक। अब देखो, मान लो मैं हूं, मैं मेरे शरीर में जो आरबीसी है उसमें ए एंटीजन है, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए। मतलब मेरे शरीर में कौन सा जूस दौड़ रहा है? एप्पल का जूस। कौन सा जूस? एप्पल का जूस। निकालो, ऐसे निकालो एप्पल का जूस बाहर, ब्लड बाहर। ये लड़का है, इसके शरीर में ऑरेंज का जूस है, बी एंटीजन, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? बी। आया? अब ये मैडम है, ये मैडम की बॉडी में ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, तो इनका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए बी। मतलब ये कॉकटेल है, इनमें ऑरेंज का जूस भी है और एप्पल का जूस भी है। अब समझो, ये तो समझ आया। अब ये लड़का ले लो, इसमें ना तो एप्पल का जूस है ना ऑरेंज का जूस है, कुछ नहीं है, शून्य। शून्य को लिख दो ओ। वाटर है, सिंपली क्या है? वाटर है। वाटर, जहां कुछ नहीं वहां क्या है? वाटर है। आया समझ? पानी। तो तीन चीज हो गए, एक एप्पल का जूस ए, ऑरेंज का जूस बी, और वाटर ओ, जीरो, कुछ नहीं। आया? तो मेरे ब्लड में क्या है? एप्पल का जूस ए, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ए। इसके ब्लड में क्या है? ऑरेंज का जूस
बी, इनके ब्लड में ए और बी दोनों हैं तो क्या है ए बी। इसके ब्लड में ना ए है ना बी है, पानी है तो क्या है ओ। आया चार ब्लड ग्रुप। मान लो खुदा ना खास्ता मुझे ब्लड की जरूरत पड़ जाए, तो मुझे ब्लड कौन कौन दे सकता है? मैं ए हूं, एप्पल का जूस, तो मुझे ऐसा व्यक्ति देगा जिसका ब्लड ग्रुप क्या हो ए हो। ये एप्पल वाले को देगा, एप्पल वाला एप्पल को, क्योंकि एप्पल के जूस में एप्पल का जूस मिलाओगी तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। प्रॉपर्टी शुड नॉट बी चेंज। आया समझ? तो मेरे बॉडी में एप्पल का जूस दौड़ रहा है ए, तो मुझे ब्लड कौन दे सकता है ए, ही दे। और कौन दे सकता है ओ, क्योंकि ये तो पानी है। एप्पल के जूस में पानी मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा, फीका। थोड़ा सा क्या हो जाएगा डाइल्यूट हो जाएगा, लेकिन कोई फर्क। तो मैं ए वाला किससे ब्लड ले सकता हूं? ए वाले से, क्योंकि वो तो मेरी कैटेगरी का है, और ओ से। बी वाला किससे ले सकता है? बी से, क्योंकि ये ऑरेंज का जूस है तो इसमें ऑरेंज का जूस मिला दो तो कोई फर्क, पानी मिला दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तू किससे ले सकता है? बी वाला, बी से और ओ से। मैडम का क्या है ए बी, इनके बॉडी में एप्पल का जूस भी दौड़ रहा है और ऑरेंज का भी। आया? ये तीनों से ले सकते। तो यहां पर इनको ए भी दे सकता है क्योंकि ऑलरेडी इनके बॉडी में ए दौड़ रहा है, बी भी दे सकता है क्योंकि ऑलरेडी इनकी बॉडी में बी दौड़ रहा है, और ए भी दे सकता है। नहीं आया? और वो तो दे ही सकता है, तो ये सबसे ले सकती है, ए से भी, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी। आया क्या नहीं आया? Yes, yes. तो ये क्या है? यूनिवर्सल Recipient. एक्सेप्टर। नहीं आया? या रिसीवर बोल दो। अब दूसरा पानी आया, ये पानी क्या है ओ। अगर इसको ए वाला दे देगा तो मर जाएगा ये सिंपल पानी की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। बताओ यार, बी वाला देगा तो भी मर जाएगा, पानी की प्रॉपर्टी चेंज। नहीं आया? ये सिंपल सी बात है। एक गिलास शुद्ध जल में एक बूंद नाली का पानी मिला दो, पियोगे? नहीं। बताओ, सोचो, एक बूंद नाली का पानी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो पूरे एक गिलास शुद्ध पानी की वैल्यू को खत्म कर देता है? तो ये लड़का क्या है, ना ए से ले सकता है, कारण समझ आ रहा है? Yes, sir. अरे तो पानी में जूस मिला देगी तो उसकी पानी की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। हाँ, बी से भी नहीं ले सकता और ए बी से भी ले सकता, सिर्फ किससे ले सकता है? ओ से। Always. आया समझ? यस सर। आ गया। इस बात को निकाला था वीनर ने, वीनर नामक वैज्ञानिक ने। किसने? वीनर नामक वैज्ञानिक ने दो एंटीजन बताया था ए और बी, उसके आधार पर 4 ब्लड ग्रुप बनाए। कितना ब्लड ग्रुप? 4, ए बी, ए बी और ओ। इसको आपने समझ लिया किसके थ्रू? एप्पल जूस, ऑरेंज जूस और पानी के थ्रू। अब तीसरा आते, बाद में लैंड वीनर घूम रहा था, वीनर को एक बंदा और मिला, लैंड स्टीनर। अब दोनों बोले यार फिर भी ना कांड हो जाता है, ये मैं जो रिसर्च दिया हूं ना इससे हो तो रहा है, लेकिन ना कभी कभी ना कांड हो जाता है। तो उस कांड को समझने के लिए ये लोग एक रिसस बंदर पकड़े। बंदर की एक प्रजाति होती है रिसस बंदर। आप वहां जाओगे ना कांगेर वैली नेशनल पार्क में, तो वहां रिसस बंदर पाए जाते हैं। कौन से बंदर? रिसस बंदर। यस, छोटे छोटे होते हैं। तो ये लोग रिसस बंदर को इंजेक्शन मारे और उसका ब्लड निकाले। क्या निकाले? ब्लड निकाले। रिसस बंदर के ब्लड में इन्होंने रिसर्च किया तो पाए, अरे साला, जैसे बहुत सारे रिसस बंदर, कोई एक रिसस बंदर में एक, क्योंकि भाई बंदर के ही तो हम लोग है ना, हम लोग तो बंदर से ही पनपे है ना, इसलिए बंदर पे रिसर्च किया जाता है। कोई भी आदमी में रिसर्च करने से पहले किस पे किया जाता है? बंदर पे। तो रिसस बंदर का ब्लड को निकाला गया, बहुत सारे रिसस बंदर, एक का निकाले तो उसका ए ब्लड ग्रुप, किसी का निकाले तो बी ब्लड ग्रुप, किसी का निकाले तो ए बी ब्लड ग्रुप, किसी का निकाले तो ओ ब्लड ग्रुप। इसके अलावा सबके अंदर, बहुत सारे के अंदर देखा गया एक नया जूस, बताओ कौन सा जूस? पॉजिटिव फैक्टर। कौन सा जूस का नाम बोलो ना मैडम? ऑरेंज जूस, एप्पल जूस तो हो गया, ग्रेप जूस। हैं? ग्रेप जूस। बताओ, ग्रेप को भी खाओ मैडम, सीधा पूरा पानी से भरा हुआ है, कैसे यार? अनार जूस सर। अनार जूस ले। कौन सा? अनार। आप ले लो एक अनार जूस। कौन सा जूस? अनार जूस। अब देखा गया मेरा ब्लड ग्रुप ए है और साथ ही साथ मेरे बॉडी में एक जूस और पाया जा रहा है। क्या? अनार जूस। एप्पल का जूस था ही, एक जूस और पाया गया, अनार जूस। इसके बॉडी में ऑरेंज के जूस के साथ साथ अनार जूस पाया गया। इनके बॉडी में एप्पल ऑरेंज के साथ साथ अनार का जूस, इसके बॉडी में पानी के साथ अनार का जूस। तो जिसमें भी अनार के जूस
थोड़ी मात्रा में भी मिलता है, चाहे वो 1% हो, 10% हो, 20%, मात्रा डिपेंड नहीं करती। अगर है मतलब है, नहीं है मतलब जीरो। तो हम चारों कहलाएंगे पॉजिटिव। अच्छा, अगर हमारे बॉडी में अनार का जूस है ही नहीं, नेगेटिव। कितना है मतलब नहीं है, ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए, कम ज्यादा वाली बात नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब कम ज्यादा नहीं है, मतलब है ही नहीं। मेरे बॉडी में अनार जूस के साथ साथ और कुछ नहीं, सॉरी एप्पल जूस के साथ साथ कुछ नहीं, अनार जूस है ही नहीं, तो ए नेगेटिव। इसमें ऑरेंज जूस के साथ साथ कुछ नहीं है, तो बी नेगेटिव। इनमें ए और बी के साथ साथ कुछ नहीं है, अनार जूस है ही नहीं, तो ये क्या है, ए बी नेगेटिव। और ये पानी के साथ कुछ नहीं है, ओ नेगेटिव, मतलब सीधा पानी है सारा, मतलब किस्मत खराब। आप इधर समझो, अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। जैसे मैं बोल रहा हूं ए बी प्लस, ए बी प्लस, ए बी प्लस किससे किससे ब्लड ले सकता है, ए प्लस, बी प्लस, ए बी प्लस, ओ प्लस, ए माइनस, बी माइनस, ओ माइनस, ए बी माइनस, ओ माइनस, माइनस। सब 8 से ले सकता है। अब अच्छे सुनना, ए बी नेगेटिव, सोचना, मैं जो बोल रहा हूं सोचो। ए बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव किससे किससे ले सकता है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, प्लस वाले से नहीं ले सकता। ए प्लस, बी प्लस, ए बी प्लस, ओ प्लस से नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में अनार का जूस घूम रहा है। नहीं आया, नहीं आया, आ गया सर। मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी नेगेटिव। इसका अर्थ ये है मेरे बॉडी में अनार का जूस घूम रहा है, नहीं है सर। अरे सुनना फिर से, ए बी पॉजिटिव। अच्छा सुनो, ए बी पॉजिटिव का मतलब है एप्पल, ए फॉर अनार, ए फॉर एप्पल करके तुम लोग गड़बड़ करते हो। इतना सोचना पड़ता है, छोटे से माइंड में इतना स्ट्रेस दे दिए, बताओ। ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव का मतलब है एप्पल का जूस, ऑरेंज का जूस पानी और अनार का जूस। पॉजिटिव बोल रहा हूँ क्या, निगेटिव बोलो, निगेटिव, निगेटिव। ए बी निगेटिव का अर्थ है एप्पल का जूस, ऑरेंज का जूस और कुछ नहीं, कुछ नहीं। तभी तो नेगेटिव लिखा हूं। हाँ, अब इसको तुम लोग ए बी पॉजिटिव वाला दे दोगे ब्लड ग्रुप, तो अनार भी मिल जाएगा, हाँ, मेरी मृत्यु तय। फटे से आया? Yes, sir. तो अभी भूलोगे, ऐसी बना लेना। इसका मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, ए बी, पॉजिटिव। ए बी, ए बी, ए बी और ए बी पॉजिटिव। पहले ज्ञान कम था, एग्जाम में आएगा कि प्लस माइनस नहीं दिया है, तो ए बी। अगर प्लस माइनस चूंकि देगा तो क्या लेना है, ए ए बी पॉजिटिव। और यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ नेगेटिव, क्योंकि इसमें अनार का जूस नहीं है, किसी को भी दे सकता है, सिर्फ पानी है। क्या है, पानी। ओ पॉजिटिव सबको नहीं दे सकता, सिर्फ पॉजिटिव फैमिली को देगा। उड़ाया समझ। अब बच्चा पैदा होने की बात, मान लो शादी करने जाओगे, तो अभी कहानी बताया था लंबा चौड़ा है, दोस्त लोग ठरक जाते हैं ना, हैं? तो अब देखो क्या है कि शादी कैसे देख के किए, पढ़ाई वढ़ाई, फिर उसके बाद बातचीत हुआ, तो बातचीत करने से ही लड़के इमोशनल हो जाते हैं। लड़के क्या है, लड़के बहुत इमोशनल होते हैं। लड़के क्या होते हैं, बहुत इमोशनल। तो बातचीत करने से क्या हो गया, इमोशनली अटैच हो गए। क्या हो गए, अटैच हो गए। है मैडम, ये सब इमोशनली अत्याचार छोड़ो, ब्लड ग्रुप भी पूछना है। क्या पूछना है लड़की? अब जैसे मान लो तुम किसी फॉरेनर से शादी कर लेते हो, और फॉरेन में क्या होता है, जैसे अमेरिका में क्या है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले ज्यादा घूमते हैं। अब इंडियन लड़का है, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और लड़की क्या है, विदेशी है, और दोनों की शादी हो गई। मान लो ये ए पॉजिटिव है और वो ओ नेगेटिव है, दोनों की क्या हो गई, शादी हो गई। तो पॉजिटिव वाला से ब्लड जाएगा किसमें, शुक्राणु, स्पर्म के थ्रू, किसमें, लड़की में। अब होगा क्या, ये पॉजिटिव वाला से नेगेटिव वाले से जब बच्चा होगा, तो पहला बच्चा तो स्वस्थ होगा, दूसरा बच्चे के जीवित रहने की संभावना कम, क्योंकि पॉजिटिव वाले हम पहुंचा रहा है किसको, नेगेटिव वाले को। तीसरा बच्चे को मरना है 110% तय। सर सेकंड ही डेथ हो जाती है ना, हो जाती है। मैं तो 50-50 बोला ना मैडम। हाँ। 50-50 का अर्थ है प्रायिकता, ऐसा समझ। आप देखते हैं, नहीं आपके सामने जो एग्जांपल सेट हुए ना, वो मृत्यु वाले ही हुए, तो आप सेट कर लो। मैं तो 50-50 बोल रहा हूँ, मतलब जीवित रहने की संभावना 50%, मृत्यु की संभावना 50%। लेकिन तीसरा कहानी खत्म। देखो अगला हम देख रहे हैं विषय वस्तु में अनुसूची। क्या है, अनुसूची, अनुसूची, शेड्यूल। क्या है ये, शेड्यूल।
जैसे तुम लोग शेड्यूल बनाते हो ना, माँ की कसम सर अब तो पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? पीएससी की तैयारी। अब पीएससी की तैयारी चालू, देखना तुम लोगों का ना व्हाट्सअप अनइंस्टॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्हाट्सअप अनइंस्टॉल हो जाएगा, टेलीग्राम अनइंस्टॉल हो जाएगा, पूरा मोबाइल को तुम लोग फॉरवर्ड मार दोगे, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। सिम चेंज कर दोगे और सिम ना पर्टिकुलर एक दो फैमिली रिलेटिव को बांटोगे और एक आध फ्रेंड को बांटोगे और शेड्यूल बनाओगे। अब बैठ के क्या बनाओगे? शेड्यूल। 3-4 कलर का पेन पकड़ोगे, पिंक, हरा, ब्लू, काला। बॉक्स बनाए पिंक कलर का, अंदर भरोगे हेडलाइन दी है किसमें? ब्लू में, अंदर भरोगे काले कलर में और शेड्यूल बनाओगे। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक छत्तीसगढ़, 9 से 10 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 10 से 11 इंडियन हिस्ट्री, 11 से 12 करंट अफेयर्स हैं। उसमें भी पूरा शेड्यूल बना लियो। ये कॉलेज वाले हैं तो भाई 7 से 12 कॉलेज, कॉलेज के बाद खाना पीना, खाना पीने के बाद पढ़ाई चालू, शेड्यूल। तो शेड्यूल का आपके दिमाग में क्या बात आ रहा है कि एक सूची है। क्या है? सूची है। आप टाइम टेबल बना रहे हो। क्या बना रहे हो? टाइम टेबल। आज मोटा मोटी जान लो एक बात कि भारत के संविधान जब लागू हुआ था तो 8 शेड्यूल थे। कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल। आया? आज हो चुका है कितना? 12 और काउंटिंग वाइज भी 12, मतलब 12 शेड्यूल हो चुके हैं। शेड्यूल का अर्थ ये होता है हमारे संविधान में कि एक सूची है। क्या है? शेड्यूल है। जैसा कि इसका नाम है वैसा ही अर्थ है। आया? ये सूची में जो भी कानून को रखा जाता है वो परमानेंट होता है, मतलब यहां से हटाना, अगर किसी को डाल दिए तो निकालना क्या है? मुश्किल है। तो ये स्थायी उपबंध है। क्या है? स्थायी उपबंध है। यहां से निकालने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ता है। नहीं आया समझ? नहीं आया समझ? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो आज हम ये समझते हैं। दूसरा इसके पैरेलल समझेंगे अपेंडिक्स, परिशिष्ट। क्या है? परिशिष्ट। परिशिष्ट, परिशिष्ट का मतलब है, ये परिशिष्ट होगा ना, देखिए ट है कि ठ है? परिशिष्ट। अपेंडिक्स क्या है? ये अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स ये अस्थायी उपबंध है, टेम्पररी प्रोविजन। वही निकाले थे ना अपेंडिक्स, काटे निकाले, कहानी खत्म है कि ना बजेगा बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो ये अस्थायी उपबंध है। ये परिशिष्ट है कि ठ है? देखो ना यार, थोड़ा सा मेरे दिमाग से उछल हो गया। देखो, अनुसूची शेड्यूल, इसका काम है स्थायी उपबंध, ऐसा काम है अस्थायी उपबंध। इसमें 5 अपेंडिक्स था, अभी भी 5 है और 5। मोटा मोटी इसको 4 बोल सकते हैं। उसका कारण ये है कि पहले अपेंडिक्स से हटा दिया गया है। क्या? धारा 370। कहानी खत्म। हाँ। अब देखो ट है, ट है, ट है। अब इधर सुनो, ये दोनों को समझते हैं। इसका मतलब क्या है? स्थायी उपबंध। इसका मतलब क्या है? अस्थायी उपबंध। आप नंबर याद करो, फिर ये जब टॉपिक को हम पढ़ेंगे ना डिटेल में, तो इस डिटेल में काफी डिस्कस करेंगे। 12 अनुसूची है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। 12 अनुसूची में देखकर आपको एक बात समझ में आ गया कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो कितने थे? 8 और आज कितने हैं? 12। तो 4 जोड़ा गया है, तो जोड़ा ही दिए तो संविधान में क्या करना पड़ेगा? संशोधन। क्या करना पड़ेगा? संशोधन। तो जोड़ा गया अनुसूची, एडेड शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट अनुसूची 9, ये अनुसूची 8 तक तो था ही। अनुसूची 1 2 3 4 5 6 7 8 तक तो था ही। जुड़ा क्या? अनुसूची 9 10 11 12। तो जुड़ा है अनुसूची 9, जुड़ा है अनुसूची 10, जुड़ा है अनुसूची 11। भर दो ना थोड़ा सा। अनुसूची 11 और एक जुड़ा है अनुसूची 12। अब ये जुड़ा है तो
किसी ना किसी संविधान संशोधन के तहत जुड़ा हो। देखो अनुसूची 9 को जोड़ा गया है, पहला संविधान संशोधन 1991। भारत का संविधान लागू हुआ था कब? 1950। और उसी के अगले साल में पहला संशोधन किया गया। देखिए हमारे जीवन में परिवर्तन होना बहुत जरूरी होता है, समय के अनुसार परिवर्तन होना जरूरी होता है, आया समझ? तो पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत अनुसूची 9 को जोड़ा गया। अनुसूची 9 में क्या है वो थोड़ा सा मोटा मोटी सुन लो, बाद में डिटेल में समझे। देखो इसके अंतर्गत 284 कानून को रखा गया है। कितने? 284 कानून को रखा गया है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार के 284 284 का मतलब क्या है? 284 केंद्र तथा राज्य के 284 कानूनों को अनुसूची 9 में रखा गया है, जिसे न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि ये एक 284 ऐसे कानून हैं जिसे अनुसूची 9 में रखा गया है जो न्यायिक समीक्षा के बाहर है, न्यायालय के बाहर है, अर्थात इसको चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे कोई पब्लिक है और यार ये कानून तो मेरे गलत है, मेरे साथ गलत हो रहा है, तो उसको जाके कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। और ये लाया गया था भूमि सुधार अधिनियम 1991 के लिए। हालांकि इसमें अब एक ही कानून नहीं है बल्कि 284 कानून है, लेकिन इसको लाया किस लिए गया था और समय समय पर इसे जोड़ते गए। तो आज कितने कानून हो चुके हैं इसके अंतर्गत? 284 कानून हो चुके हैं, आया। लेकिन पहले किसके लिए लाया गया था? भूमि सुधार अधिनियम 1991 के लिए। देखो क्या था पहले, क्या था? ब्रिटिश काल में जमींदारी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, महलवाड़ी व्यवस्था थी। इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। कई बार क्या होता था, एक जमींदार के पास 500 एकड़ जमीन है और जो किसान उसमें काम कर रहे हैं वो मजदूर है, उसके पास खुद का जमीन है ही नहीं। मैं अकेला 2 एकड़ पे काम कर सकता हूं। अब किसी जमींदार के पास 500 एकड़ जमीन है तो 500 एकड़ में से 100 एकड़ पर क्या हो रहा है? खेती हो रहा है। 4 एकड़ ऐसे पड़ा हुआ है, नहीं है किसी काम का नहीं, उसकी प्रोडक्टिविटी मार खा रही है, ऐसा समझ। तो भूमि सुधार अधिनियम के तहत जमीन को बांटा जाएगा। जो किसान काम कर रहे हैं जिस जमीन पर, उसको वो जमीन दिया जाएगा। फटस में आया? ये उस समय लाया गया था। हालांकि ये आज क्या है? इम्प्रैक्टिकल है, पॉसिबल नहीं है कि अब आप जमीन कैसे खरीदते हो? ये आपका कानूनी अधिकार है। क्या हो चुका है? कानूनी अधिकार है। लेकिन जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था, भूमि सुधार अधिनियम की जरूरत थी, क्योंकि भारत तो स्वतंत्र है, अब सबको बराबर बांट दो, नहीं समझ। तो भूमि सुधार अधिनियम 1991 के तहत अनुसूची 9 को लाया गया था। लेकिन वर्तमान में इसमें कितने कानून हैं? 284। अब तुम्हारा जमीन जो 500 एकड़ है वो छीनेगी सरकार, तो तुम्हारा तो माथा होगा खराब, तुम कहां जाओगे? कोर्ट। और अनुसूची में 9 में लिख दिया गया है कि भूमि सुधार अधिनियम 1991 अनुसूची 9 में है, मतलब बेटा इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, तुम सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते। जैसे नया रायपुर बनाया गया, तो नया रायपुर बनाने के लिए किसानों का क्या लिया गया होगा? जमीन लिया गया होगा ना भाई। जमीन सरकार जमीन लेगी तुम्हारा, तो तुम उस पर चैलेंज नहीं कर सकते। ये कोर्ट में गए, कहां गए? कोर्ट में। भाई सरकार आपको आपके जमीन के हिसाब से रजिस्ट्री का फीस देगा। जैसे मान लो वहां पर 1000 रुपए स्क्वायर फीट रजिस्ट्री कॉस्ट है? हालांकि मार्केट रेट में सब उसको 2000 में बेच रहे हैं, लेकिन जब सरकार आपसे खरीदेगी तो किस रेट पे खरीदेगी? रजिस्ट्री वाले रेट पे खरीदेगी। नहीं है, मार्केट मूल्य से उसको कोई लेना देना नहीं है। देखते हो ना, हम लोग अभी प्लॉट जैसे मान लो खरीदने जाओगे, मान लो डीडी नगर में रेट चल रहा है कितना? 3500 रुपए स्क्वायर फीट। कोई बंदा बेच रहा है आपको 4000 रुपए स्क्वायर फीट। 1000 जमीन खरीदोगे 1000 स्क्वायर फीट तो कितना होगा? 40 लाख। रजिस्ट्री करने जाओगे तो रजिस्ट्री कॉस्ट कितना है? मात्र 1000 रुपए स्क्वायर फीट। मान लो मोटा मोटी, मेरे को नहीं पता है, तो आपको 10 लाख के ऊपर रजिस्ट्री होगा। किसके? 10 लाख। लेकिन सरकार अगर आपका जमीन अधिग्रहित करेगा, मान लो कोई प्रोजेक्ट वहां ला रहा है, कोई फैक्ट्री ला रहा है या कोई नया नगर बसा रहा है भूमि सुधार अधिनियम 1991 के तहत, तो सरकार को आप चैलेंज नहीं कर पाओगे। नहीं आया? हालांकि सरकार भी आपसे क्या बहुत सारे प्रोमिसेस करती है कि भाई यहाँ एक फैक्ट्री बनेगा तो आप हर एक के घर से एक सदस्य को हम क्या देंगे? जॉब देंगे। बाद में सरकार पलट जाती है तो आप क्या करोगे? हड़ताल। लेकिन उसको चैलेंज
नहीं कर पाओगे। तो ये तो सरकार का ईमानदारी है या बेईमानी है कि आपके साथ जो प्रॉमिस किया और आपकी जमीन ले लिया किसी भी प्रॉमिस से, लेकिन आप उसको चैलेंज नहीं कर पाओगे। यही है अनुसूची 9। तो मोटा मोटी आपके दिमाग में मैं यही बात बैठाया हूं कि इसके अंतर्गत 284 केंद्र के और राज्य के कानूनों को रखा गया है जिसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अब इसको जोड़ा गया पहला संविधान संशोधन 1991 के तहत। अनुसूची 10 ये राजीव गांधी जी के द्वारा लाया गया, प्रधानमंत्री तात्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा लाया गया। दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून। अब जैसे मान लो मैं कांग्रेस की सीट पे लड़ा, किसकी सीट पर? कांग्रेस की सीट पर लड़ा और बाद में मैं किसी दूसरे को वोट दे दे रहा हूं और प्रधानमंत्री किसी और को बना दे रहा हूं, या राज्य में मैं कांग्रेस की सीट पर लड़ा, ऐसे विधायक बन गया कांग्रेस का विधायक, और मैं बीजेपी को जाकर वोट दे दिया, तो गलत हो जाएगा ना, मुख्यमंत्री उसका बन जाएगा। इसीलिए लाया गया दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून 1985, और उसको रखा गया अनुसूची 10 में। तो इसको जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया। Yes, sir. दल बदल विरोधी कानून का अर्थ ये है, अगर आप कांग्रेस के हो तो कांग्रेस तो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते, जाओगे तो आपकी सदस्यता क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। अगर आप लोकसभा सांसद हो तो सदस्यता समाप्त, ले बेटा तेरा जाने का भी कोई मतलब नहीं है, तू बाहरी हो गया, लोकसभा से ही बाहर हो गया, तो अब तेरे वोट का कोई वैल्यू नहीं है। अगर तू विधानसभा में कांग्रेस की सीट से जीता है और बीजेपी में जाके शामिल हो गया, उसको सपोर्ट कर रहा है, तो तेरी विधानसभा सदस्यता क्या होगी? विधायक की सदस्यता क्या होगी? समाप्त होगी। तो विधानसभा सदस्यता समाप्त होगी तो वहां क्या कराना पड़ेगा? उपचुनाव। क्या कराना पड़ेगा? उपचुनाव। यही है दल बदल विरोधी कानून। हालांकि सबको दल बदल विरोधी कानून पता है, तो कोई भी ऐसे चला नहीं जाता। आपको सबसे पहले अपने पोस्ट से क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा, फिर तू जा। अब तेरे जाने का भी कोई मतलब नहीं है, तो जो लेने वाला है वो भी तो को नहीं लेगा, रहने दे भाई, तो वैसे ही अब विधायक नहीं रहा या सांसद नहीं रहा, तो तेरा आने या ना आने का क्या है? कोई मतलब नहीं है। लेकिन किसी भी पार्टी के 1/3 सदस्य जा सकते हैं सर्वसम्मति से, जैसे शिंदे महाराष्ट्र, गोवा में भी ऐसा समझ, तख्ता पलट, तख्ता पलट। तो ये दल बदल विरोधी कानून से क्या है? बाहर है। भाई 1/3 सदस्य अगर मान रहा है कि मुझे इस पार्टी में नहीं रहना है, मतलब वो 1/3 सदस्य भी सही है कि नहीं? इसलिए दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता। 11वीं अनुसूची में रखा गया है पंचायती राज व्यवस्था। यह है 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992, और 12वीं अनुसूची में रखा गया है 74th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1992। 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज व्यवस्था। इसमें 29 विषय रखे गए और इसमें 18 विषय। समझो एक विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है। 11वीं अनुसूची क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। देखो जैसे कहीं भी जाओगे, चाहे किसी जिला में जाओ, कहीं भी जाओ, जैसे रायपुर जिला को लेते हैं तो रायपुर जिला को 2 भागों में बांट दो, एक ग्रामीण क्षेत्र और एक शहरी क्षेत्र। जिस जगह हमारा कोचिंग चल रहा है यह है शहरी क्षेत्र, लेकिन मैं जहां रहता हूं वो है ग्रामीण क्षेत्र। ऐसा समझ। तो कोई भी एरिया में अगर आप जाते हो तो उसको मोटा मोटी 2 भागों में बांट दो, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो वो आएगा अनुसूची 11 के अंतर्गत, अगर शहरी क्षेत्र है तो वो आएगा अनुसूची 12 के अंतर्गत। आया? तो हमारा जो कोचिंग है वो अनुसूची 12 में है। मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूं, तो जहां मैं रहता हूं वो कहां है? अनुसूची 11 में। तो देखो ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है, ये होगा अनुसूची 11 से। शहरी क्षेत्रों का विकास करना है, ये होगा अनुसूची 12 से। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मोटा मोटी अभी आपको संविधान की भाषा में समझाऊंगा तो पहले दिन क्या हो जाओगे? धराशायी हो जाओगे। अरे यार माँ की कसम, देखते हो मैं तुम लोग के एज का हूं तो तुम्हारी भाषा में समझा रहा हूं। कोई बड़ा प्रोफेसर, बहुत नॉलेजेबल आदमी जब पढ़ाता है, हम लोग क्या है संविधान के विद्यार्थी हैं। जब तक विद्यार्थी रहेंगे तुमको आराम से सिखा पाएंगे। जिस दिन अध्यापक बन गए उस दिन मेरी कोई बात समझ में नहीं आएगी। आया? देखो कॉलेज में ही देखते हो प्रोफेसर कितना अच्छा से पढ़ा रहा है, लेकिन हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही। हमें लग रहा है कि प्रोफेसर नहीं पढ़ा पा रहा है, अबे उसका लेवल बहुत हाई है और हमारा लेवल बहुत लो है, इसलिए
इतने बड़े ज्ञानी पुरुष की बात हमें समझ में नहीं कैच कर पा रहे, आ रहा समझ? तो सो जाते हैं, हाँ सर। बीच में टिफिन खुल गया है, नीचे से टिफिन रखे हैं, Right, wrong. पराठा अचार का स्मेल पूरे क्लास में आ रहा है। सर राइट रॉन्ग भी खेलते थे college राइट रॉन्ग भी खेलते हो, ये आधुनिक स्टूडेंट है जो राइट और रॉन्ग खेल रहे हैं। और वो एक मोबाइल में गेम भी खेलते रहते हैं, जो गिराते रहते हैं ना एक सामान को, कैंडी क्रश, तो कैंडी क्रश भी खेल रहे हैं। तो ये ग्रामीण क्षेत्र। आप देखो अनुसूची 11 का मतलब क्या समझे कि भैया ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है। अनुसूची 12 शहरी क्षेत्र का विकास करना है, तो इसको हम कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था, इसको कहते हैं नगरीय निकाय व्यवस्था। आया 13वां संविधान संशोधन 1992, 14वां संविधान संशोधन 1992। अब सुनो मोटा मोटी देखो, अनुसूची 11 के अंतर्गत रखे गए 29 विषय। ये 29 विषय क्या करेंगे? ग्रामीण क्षेत्र का विकास करेंगे। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में चलो दिमाग में लगाओ, ग्रामीण गांव पहुंचो, पहुंच गए गांव, क्या क्या दिख रहा है? खेत, पशुपालन। तो एक विषय क्या हो गया? खेत। 29 में से एक विषय क्या हो गया? कृषि करना। तो कृषि का विकास पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत की जाएगी। ऐसे योजना लाई जाएगी जिससे कृषि का क्या हो? विकास हो। और उसका फंड का डिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू करेंगे? पंचायती राज व्यवस्था के थ्रू। ग्रामीण क्षेत्र में होता है जिला पंचायत। जैसे रायपुर जिला है तो रायपुर जिला को 2 भाग में तोड़ दो, एक ग्रामीण क्षेत्र और एक शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र यहां आ गया, शहरी क्षेत्र यहां आ गया। तो ग्रामीण क्षेत्र में 3 पोस्ट होंगे, एक होगा जिला पंचायत। क्या होगा? जिला पंचायत। और जिला पंचायत के अंदर क्या होगा? जनपद पंचायत। और जनपद पंचायत के अंदर क्या होगा? ग्राम पंचायत। ध्यान दीजिएगा, मैंने अंदर बोला है। ग्रामीण क्षेत्र रायपुर जिला को लो, रायपुर जिला में एक ग्रामीण क्षेत्र और एक शहरी क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र में आओ। ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा सा क्या है? जिला पंचायत। ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ा सा क्या है? जिला पंचायत। इसके अंदर क्या है? बहुत सारे जनपद पंचायत। और जनपद पंचायत के अंदर बहुत सारे क्या है? ग्राम पंचायत। आया यस सर। नहीं आया? इसका मतलब ग्राम पंचायत किसके अंदर होता है? जनपद पंचायत के। ग्राम पंचायत किसके अंदर होता है? जनपद पंचायत के। जनपद पंचायत किसके अंदर होता है? जिला पंचायत के। अब आते हैं इसके विकास के। 29 विषय दिए गए। चलो गांव पहुंचे, गांव नहीं पहुंचेंगे। हाँ, गांव में देखो खेती दिख रहा है तो कृषि का विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन, सिंचाई। क्या? सिंचाई। अरे 29 याद करवाएंगे ना, अभी मोटा मोटी पर सुन ले। सिंचाई यहाँ आया। तो ये सब जो विषय जो ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है, पेयजल की आपूर्ति, ये सब कौन करेगा? पंचायती राज व्यवस्था। गांव में सड़क का विकास कौन करेगा? पंचायती राज व्यवस्था। कई बार सुने होंगे सरपंच कागजों में क्या बनाया है? रोड। और रोड बना ही चाहिए, या रोड बना तो बनना था इतना मोटा, बना इतना मोटा, इट्टी गिट्टी फिका रहा है। नहीं देखते हो? अभी कांग्रेस में एक काम नहीं हुआ है, वो है रोड का काम। बिल्कुल नहीं हुआ है। अदर खदड़ गाड़ी चलाते रहो। नहीं देखे हो? कहीं भी रायपुर सिटी में सोच लो रोडों का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। ओरबा कोरबा चल जाओ, डक 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 करते करते माथा क्या हो जाएगा? खराब। पूरा अचोनी पोचोनी सब हिल जाता है। मतलब खाना को पचना चाहिए 4 घंटे में, वो पच जाता है 1 घंटे में। वो भी बोलता है भाई नहीं हो पाएगा, स्टमक में मैं रह नहीं पाऊंगा। आया समझ? अब आओ अनुसूची 12 शहरी क्षेत्र में क्या क्या विकास करना है। तो शहरी क्षेत्र में जितने भी विकास के टॉपिक है सब किसमें आएगा? जैसे सड़क का विकास, पुल का निर्माण, नहीं आया समझ? ये सब किसमें आएगा? 18 विषय में। बाद में ये जब टॉपिक हम पढ़ेंगे पूरे विषयों को याद करना पड़ेगा। पीएससी पूछता है कि बेटा ये विषय में शामिल है या नहीं है। आया? तो मोटा मोटी आपको ये बताया। अब जैसे अनुसूची 12, जैसे इसमें प्रशासन देखेंगे तो प्रशासन कैसे होता है? शासन प्रशासन कैसा होता है? जिला पंचायत, उसके अंदर जनपद पंचायत, उसके अंदर ग्राम पंचायत। लेकिन अनुसूची 12 जो शहरी विकास है, इसमें होता है अगर ज्यादा जनसंख्या है, 10 लाख के अप्रोक्सीमेट, 5 लाख से ज्यादा अगर जनसंख्या है तो वहां बनाया जाता है नगर निगम। क्या बनाया जाता है? नगर निगम। ये है नगर निगम। जहां जिस शहरों में जनसंख्या कम है वहां बनाया जाता है नगर पालिका, और जिस शहर में जनसंख्या बहुत कम है वहां बनाया ये क्या है? नगर निगम, नगर पालिका। और ये है
और छोटा करो, इसको और छोटा करो। ये है नगर पंचायत। क्या है? नगर पंचायत। आया समझ? ये तीनों शहर है, तीनों शहर है, लेकिन जनसंख्या के आधार पे बहुत कम जनसंख्या। तो क्या है? नगर पंचायत। पंचायत, मीडियम जनसंख्या नगर निगम, नगर पालिका, पालिका। और ये नगर निगम, नगरीय निकाय क्या है सर? ये तीनों को मिला के नगरीय निकाय। अच्छा, एक साथ निकाय मतलब सिस्टम, अर्बन सिस्टम, अर्बन सिस्टम। अब देखो ये नगर निगम है, लेकिन इसका नगर पालिका से कोई लेना देना नहीं। नहीं है। ये तीनों इंडिविजुअल बॉडी है, जबकि इसमें तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये इंडिविजुअल है। वो शहर जनसंख्या कम है तो नगर पंचायत, उसमें जनसंख्या मीडियम है तो नगर पालिका, और बहुत ज्यादा है तो नगर निगम। नगर निगम को इंग्लिश में बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जबकि आपके नगर पालिका को कहते हैं, अच्छा नगर पालिका का पूरा नाम क्या है? नगर पालिका परिषद। और नगर निगम का पूरा नाम क्या है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, हाँ, इन इंग्लिश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और ये है म्युनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल। म्युनिसिपैलिटी, और ये क्या है? नगर पंचायत एज इट इज। सर परिषद है तो काउंसिल नहीं होगा वहाँ? हाँ लिखेंगे ना, लिखेंगे ना हाँ, council। यस यस, समझ आइए। हाँ सर। ये हो गया खत्म। इसके बाद देखते हैं अपेंडिक्स। ये 5 अपेंडिक्स को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से पहले अपेंडिक्स में क्या था? अनुच्छेद 370 काट के निकाल दिए, कोई भी अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। आया? यस तो सर। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सर तो इतना याद करके आओ। अपेंडिक्स का एक्स नहीं है, CES है। अरे वो plural अपेंडिसेस हो गया ना, नहीं, बहुवचन, स्पेलिंग अरे प्लूरल है बेटा। प्लूरल है ना। नेट में एक आदमी को क्या बोलते हैं? मैन। बहुत से आदमी को क्या बोलते हैं? मेन। वो समझ गया मैं, लेकिन अपेंडिक्स का स्पेलिंग वही दिखा रहा है। ये अपेंडिक्स कर रहे हैं तो वो वाला आ रहा है, बॉडी वाला। CES, अबे ES, वो तो अपेंडिक्स। इसको मैं वही समझा रहा हूँ। वो समझ गए मैं आप, लेकिन स्पेलिंग ही ऐसे, वो प्लूरल वाला एस नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तू गलत जा रहा है। नहीं। अरे ठीक है ना, मैं तेरी बात समझ गया। अपेंडिक्स, अपेंडाइसिस, आया समझ? हाँ। तेरे बॉडी में कितने अपेंडिक्स हैं? एक ही होगा। तो इतना तुम लोग याद करके आओ, है ना। कल की क्लास में हम लोग 22 भाग को याद करेंगे। कितने? 22 भाग को। और फिर उसके बाद एक एक भाग को पकड़ के चलेंगे और उसके अनुच्छेद को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पूरे अनुच्छेद हमको याद करना है। अनुच्छेद याद, संविधान खत्म, संविधान खत्म। चलिए कल मिलते हैं। महानगर पालिका पढ़ेंगे ना, 9B है ना। अरे भाग 9B, भाग 9B पढ़ेंगे ना।